नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया 20 अप्रैल। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां भारत पाकिस्तान के बीच एलओसी पर फिर से सक्रिय हुए आतंकी। लॉन्च पैड पर युद्ध विराम के दौरान पाकिस्तान ने मजबूत की अपनी स्थिति के बीच भारत देगा जल्द ही करारा जवाब आतंकियों को। दूसरी बड़ी अपडेट, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। डब्ल्यूएचओ चीफ ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, बोले यहां से मेरा विशेष जुड़ाव। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के सामने टाइम पे सबसे अच्छा किया दुनिया भर में। तीसरी बड़ी अपडेट, पश्चिमियों के लिए दर्द की। दोस्त भारत से दवा मांग रहा रूस, चीन भी मोड़ रहा मुंह, मांगे ज्यादा मेडिकल उपकरण। रशिया ने, चीन ने छोड़ा रूस का साथ, तो भारत से मदद मांगी है रशिया ने, वो हम आपको बताएंगे। अगली अपडेट, यूक्रेन का दावा, रूस ने क्रीमिया पहुंचाए परमाणु बम। अब आसमान से आफत बरसाने की प्रैक्टिस में जुटी रूसी सेना। बेहद खतरनाक सिचुएशन होने वाली है युद्ध के दौरान। वही अगली अपडेट आपको बता दें, जहां पूर्वी यूक्रेन में रूस ने तेज किए हवाई हमले। जेलेंस्की ने मार्शल लॉ 24 जून तक बढ़ाने का दिया प्रस्ताव। वहीं अगली अपडेट, नीदरलैंड ने 18 रूसी राजनयिकों को दिखाया बाहर का रास्ता, तो भड़का रूस, कहा बाहर निकालेंगे 15 डच डिप्लोमेट को भी, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच रॉकेट फायर के जवाब में इजराइल ने गाजा पर फिर से की बमबारी। बड़ी खबर निकल के आ रही, मिसाइल से हमला किया है, तो लगातार इजराइल भी हमला जारी है। वहीं आपको बता दें, अब शहबाज शरीफ की कैबिनेट का हुआ विस्तार। 14 सदस्यों ने ली शपथ। समारोह में नहीं पहुंचे राष्ट्रपति अलवी। कौन सा मंत्रालय किसे मिला, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच रूस के लड़ाकू विमान क्या अब बनेंगे उड़ता ताबूत? यूक्रेन को स्टामर मिसाइल सिस्टम देगा ब्रिटेन, आखिर कितना खतरनाक है, तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, भारत पाकिस्तान एलओसी पर फिर से सक्रिय हुए आतंकी। लॉन्च पैड, लगभग 250 के करीब आतंकी लॉन्च पैड पर बैठे। खुफिया एजेंसियों ने दी जानकारी, भारत कभी भी कर सकता है एयर स्ट्राइक या फिर सर्जिकल स्ट्राइक। जी हाँ, दरअसल जम्मू कश्मीर घाटी में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलओसी पर स्थित लॉन्च पैड पर इस समय तेज गतिविधियां हो रही हैं और यहां पे 60 से 80 आतंकवादी मौजूद हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को कहा है कि माना जा रहा है कि अफगानिस्तान से लौटे आतंकी हैं और इन्हें यहां प्रशिक्षण दिया जा रहा है और गर्मियों के महीने में घुसपैठ की कोशिश कराएंगे। हालांकि अधिकारियों का मानना है कि पाकिस्तान को इन आतंकियों को भारत से भेजने से पहले कई बार सोचना होगा, क्योंकि इस्लामाबाद अभी भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ग्रे लिस्ट में है। अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान की ईमानदारी का अंदाजा तभी लगाया जा सकता है जब उनकी आतंकी ढांचे को खत्म कर देंगे। अधिकारियों ने कहा है कि 2019 में भारतीय सेना की सख्ती के बाद पाकिस्तान इस लॉन्च पैड से दूर रहा है। इसके बाद वे कुछ समय के लिए फिर से उभरे और फिर बाद में फिर से गायब हो गए। लेकिन खुफिया सूचना और फील्ड इकाइयों की निगरानी के अनुसार पिछले साल अगस्त में फिर से सक्रिय हुए इन लॉन्च पैड पर 60 से 80 आतंकवादी मौजूद हैं। यही कारण है कि अब कभी भी सेना स्ट्राइक भी कर सकती है। हालात सामान्य नहीं है। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। कहा यहां से विश्व में पारंपरिक चिकित्सा के युग की होगी शुरुआत। तो वहीं डब्ल्यूएचओ चीफ टेड्रोस ने की पीएम मोदी की जमकर तारीफ। गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ के साथ केंद्र की आधारशिला रखी है। इस दौरान उन्होंने पारंपरिक चिकित्सा के विभिन्न लाभों का उल्लेख करते हुए कहा है कि अगले 25 वर्षों में दुनिया में पारंपरिक चिकित्सा के युग की शुरुआत होगी। उन्होंने मोटे अनाज को महत्व देने संबंधी भारत के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का धन्यवाद भी दिया है। और इसके साथ आपको बता दें, यहां पर एक नए युग की शुरुआत पीएम मोदी ने कहा है। विश्व में चिकित्सा के युग की नई शुरुआत होगी, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। इसके साथ इस बीच डब्ल्यूएचओ के मुखिया ने भी प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा है कि गुजरात और भारत से मेरा जुड़ाव रहा है और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन कार्यों को सराहता हूं जो कोविड-19 काल में पीएम मोदी ने दुनिया भर के लोगों को वैक्सीनेट करके की थी। पीएम मोदी ने लगभग 60 से ज़्यादा देशों
तक सीधे तौर पर कोविड-19 वैक्सीन पहुंचाई थी। सबसे ज़्यादा गरीब मुल्कों में फ्री में वैक्सीन भारत की तरफ से बांटी गई थी। तो इस तरीके से पीएम मोदी के मुरीद हुए WHO चीफ। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। चाइना ने छोड़ा रूस का साथ, तो रूस ने फिर से अपने दोस्त भारत से मांगी मदद, दवाइयों की मदद मांगी रूस ने। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद भारत क्या करेगा मदद? दरअसल यूक्रेन पर हमले के चलते अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध झेल रहा रूस अब भारत की ओर से मेडिकल सामानों की खरीद करना चाहता है। भारत में मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियों और रूसी कंपनियों के बीच 22 अप्रैल को वर्चुअल मीटिंग होगी, जिनमें मेडिकल सामानों की खरीद को लेकर बातचीत हो रही है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्रीज के फोरम कोऑर्डिनेटर राजीव नाथ के मुताबिक दोनों देशों के ट्रेड ग्रुप मेडिकल उपकरण के आयात निर्यात और एक्सचेंज मीडियम करेंसी को लेकर चर्चा करेंगे। आपको बता दें, पिछले कुछ समय से दिल्ली और मॉस्को एक्सचेंज करेंसी को लेकर लगातार बात कर रहे हैं ताकि दोनों देशों के बीच म्यांमार को आगे बढ़ाया जा सके। आपको बता दें, इस बीच बड़ी खबर ये निकल के आई है जहां पर चाइना ने रूस के साथ जो है धोखा दिया और चाइना ने रूस को मेडिसिन देने से इनकार कर दिया है। ये रिपोर्ट्स निकल के आ रही है। यही कारण है कि भारत से रूस ने आपात मदद मांगी है। दरअसल अमेरिका ने चाइना को धमकी दी थी कि अगर चाइना किसी भी तरीके से रसिया की मदद करेगा तो उस पर कड़े और बड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। हालांकि भारत को भी उन्होंने धमकी जरूर दी है, लेकिन भारत अब देखने की बात होती है कि दवाइयाँ भेजता है या फिर नहीं। हालांकि पीएम मोदी और विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारी रूस की साथ दोस्ती ये कोई भी तोड़ नहीं सकता। हम चलते हैं एक और अपडेट। यूक्रेन का नया दावा, रूस ने क्रीमिया पहुंचाया परमाणु बम, अब आसमान से आफत बरसाने की प्रैक्टिस में जुटी रूसी सेना। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। इस युद्ध की वजह से अभी तक दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ है। इन सब के बीच अब यूक्रेन पर परमाणु हमले की खबरें भी सामने आ लगी है। कहा जा रहा है कि युद्ध को लेकर जल्द से जल्द जीतने के लिए रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है। इसी बीच यूक्रेन के इंटेलिजेंस जनरल ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि काला सागर में रूसी जंगी जहाज मोस्कावा की डूबने के बाद यूक्रेन पर परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया है। रूस ने अपने परमाणु बमों को क्रीमिया पहुंचा दिया है। रूसी सेना परमाणु बमों को गिराने की प्रैक्टिस कर रही है। दरअसल पिछले हफ्ते यूक्रेन ने मिसाइल हमला कर काला सागर में तैनात रूसी जंगी जहाज मॉस्को को डुबो दिया है। मिसाइल हमले के बाद मॉस्को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। गुरुवार को आखिरकार ये जहाज डूब गया है। जहाज के डूब जाने से रूस को करारा झटका लगा है। रूसी जहाज के डूबने के बाद मॉस्को ने यूक्रेन को धमकी दी है और वो अपने हमलों को और अधिक तेज करने वाला है। रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनोस्कोव ने कहा है कि कीव के राष्ट्रवादी शासन द्वारा रूस के क्षेत्र में कोई आतंकवादी हमला या घुसपैठ किए जाने के जवाब में कीव पर मिसाइल हमलों की संख्या और उनका स्तर तेज किया जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां पर नीदरलैंड ने 18 रूसी राजनयिकों को दिखाया बाहर का रास्ता। तो भड़के रूस ने कहा अब देश से बाहर निकालेंगे 15 डच डिप्लोमेट को। दरअसल आपको बता दें, रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने के बाद रूस के खिलाफ पश्चिमी मुल्कों ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। इसके तहत रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों के साथ साथ उनका राजनीतिक बहिष्कार भी शुरू किया जा रहा है। रूस इन कार्रवाइयों से भड़क उठा है और अब इसका असर भी देखने को मिलने लगा है। दरअसल रूस से नीदरलैंड के 15 राजनयिकों को देश से बाहर निकालने का फैसला किया गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने रूसी विदेश मंत्रालय के हवाले से इसकी जानकारी दी। माना जा रहा है कि इस कार्रवाई से टेंशन और अधिक बढ़ने वाली है। रूसी विदेश मंत्रालय ने बताया है कि मंगलवार को डच राजनयिक को नीदरलैंड के मार्च के फैसले को लेकर सम्मन किया गया है। दरअसल नीदरलैंड ने मार्च में अपने देश में 18 रूसी राजनयिकों को बाहर निकाल दिया था। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। रॉकेट फायर के जवाब में इजराइल ने गाजा पर किया ताबड़तोड़ हमला, सेना हुई अलर्ट। इजराइल और फ़लस्तीन के बीच एक बार फिर से हमले शुरू हो चुके हैं। हॉरेट्स की एक रिपोर्ट बताती है कि इजरायली वायुसेना ने 18 वर्ष को दक्षिणी गाजा पट्टी से रॉकेट दागे जाने के जवाब में हमला किया था। इजरायली सेना ने कहा है कि वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने हमास से संबंधित एक हथियार निर्माण कार्यशाला को नष्ट कर दिया। 18 अप्रैल को इजराइल की आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली ने 4 महीने से एनक्लेव के लिए पहुंचे रॉकेट लॉन्च में गाजा पट्टी के एक मिसाइल को रोक दिया था। हालांकि इस हमलों में बावजूद अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। इसके साथ ही वेस्ट बैंक शहर जेनिन में इजरायली सेना और सशस्त्र फिलिस्तीनी आपस में भिड़े हुए और झड़प लगातार जारी है।
तो इजराइल भी लगातार हमलों झेल रहा है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही, शहबाज शरीफ की कैबिनेट के 34 सदस्यों ने ली शपथ, समारोह में नहीं पहुंचे राष्ट्रपति आरिफ अलवी। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कल मंत्रिमंडल का विस्तार किया, जिनमें 34 सदस्यों ने कई दिनों के विलंब के बाद शपथ ली। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी की नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाने से इनकार करने के बाद सीनेट के अध्यक्ष सादिक संजरानी ने उन्हें शपथ दिलाई है। मंत्रिमंडल के सदस्यों को सोमवार को शपथ ग्रहण करनी थी, लेकिन राष्ट्रपति आरिफ अलवी उन्हें शपथ दिलाने के इनकार करने के बाद शपथ ग्रहण स्थगित कर दिया गया था। पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम नए मंत्रियों में शामिल नहीं है। ऐसी खबरें थी कि वो देश के नए विदेश मंत्री होंगे। अभी 31 संघीय मंत्रियों और 3 राज्य मंत्रियों ने शपथ ले ली है। राष्ट्रपति अलवी के बीमार होने के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पिछले सप्ताह संजरानी ने पद की शपथ दिलाई थी। अलवी अबदस्त प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के सदस्य हैं। शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीएमएलएन को 13 मंत्रालय मिले हैं और 9 मंत्रालय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी को दिए गए हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम फजल को 4 मंत्रालय सौंप दिए गए हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ब्लास्ट, 20 लोगों की मौत, करीब 15 घायल। दरअसल 19 अप्रैल की सुबह अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पश्चिमी इलाके में एक भीषण ब्लास्ट हुआ। दरअसल आपको बता दें, लगातार ब्लास्ट लगातार जारी है और यही कारण है कि अब एक और ब्लास्ट हो गया है जो पाकिस्तान को गहरी चोट दे दिया है अफगानिस्तान को। आपको बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक पहला धमाका पश्चिमी काबुल के मुमताज़ में हुआ था और यही कारण है कि लगभग अब तक कई लोग मारे जा चुके हैं। एक और अपडेट लेते हैं। रूस के लड़ाकू विमान अब बनेंगे उड़ता ताबूत। यूक्रेन को स्टार्मर मिसाइल सिस्टम देगा ब्रिटेन। क्या है इसकी खूबियाँ? ब्रिटेन यूक्रेन को स्टार्म आर्म्स मिसाइल सिस्टम भेजने वाला है। इसमें रूस की सेना के विमान को आसमान में ही नेस्तनाबूद किया जा सकता है। ब्रिटेन द्वारा इस हथियार को यूक्रेन ऐसे समय में भेज रहा है जब देश के पूर्वी हिस्से रूस नए सिरे से हमले की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की लगातार पश्चिमी मुल्कों से हथियार की सप्लाई करने की मांग कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेना ने अब रूसी भाषा बोलने वाले डोनबास क्षेत्र को कब्जाने की तैयारी शुरू कर दी है। यह इलाका यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में आता है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन जल्द ही यूक्रेन को आर्म्स स्टार्मर हाई वेलोसिटी मिसाइल लॉन्चर भेजेगा। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय 2 हफ्ते पहले से यूक्रेन की सेना के लिए इन मिसाइल लॉन्चर का प्रदर्शन कर रहा है। एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां पर आपको बता दें, मददगार भारत का दुनिया में बज रहा डंका। श्रीलंका की हेल्प करने के लिए आईएमएफ ने बांधे तारीफों की पोल। आईएमएफ की चीफ जॉर्जिया से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की हुई मुलाकात। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधन निर्देशक क्रिस्टालिया जॉर्जिया ने श्रीलंका को आर्थिक संकट से निपटने में भारत की मदद की सराहना की। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आश्वस्त करते हुए कहा कि आईएमएफ श्रीलंका की मदद के लिए उनके साथ सक्रिय रूप से जुड़ा रहेगा। जॉर्जिया ने ये टिप्पणी वाशिंगटन डीसी में सीतारमण के साथ आईएमएफ, विश्व बैंक, डब्ल्यूटीओ की स्प्रिंग मीटिंग के दौरान की है। हाल ही के भू राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा करते हुए सीतारमण और जॉर्जिया ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से जुड़ी चुनौतियों के बारे में चिंता जताई हुई है। तो ये एक तरीके से आईएमएफ ने भारत का आईएमएफ में डंका बजा और जमकर तारीफ की गई है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। अमेरिका ओबामा से बोले जो बाइडेन 2024 में फिर लड़ेंगे राष्ट्रपति चुनाव। दरअसल आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के सामने बड़ा ऐलान कर दिया और उन्हें ओबामा को बताया कि 2024 में उन्हें राष्ट्रपति चुनाव लड़ने जा रहे हैं और वो एक बार फिर से राष्ट्रपति बनने की रेस में शामिल होने जा रहे हैं। वैसे अमेरिका की जैसी राजनीति रही है, वहाँ पर कई राष्ट्रपति एक से ज़्यादा बार प्रेसिडेंट रेस के लिए कोशिश जरूर करते हैं। खुद बराक ओबामा भी दोबारा राष्ट्रपति चुनकर आए थे। डोनाल्ड ट्रंप भी दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ गए थे, लेकिन वो अलग बात है कि बाइडेन से तब हार गए थे और यही कारण है कि अब जो बाइडेन ने ऐलान कर दिया है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें, मेरठ के 2 गौ तस्करों को असम में एनकाउंटर। पुलिस ने ढेर किया 2 लाख की इनामी की। लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति गौ तस्करों ने जमा कर रखी है। मेरठ के गौ तस्करों को असम पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। दोनों पर 2 लाख रुपए का इनाम था। दोनों तस्करों के खिलाफ मेरठ में कई मुकदमे दर्ज हैं। 2 तस्कर असम और दूसरे राज्यों में गो तस्करी करते थे। दोनों को असम पुलिस वारंट पर कुछ दिनों पहले ही मेरठ से ले गई थी। पेशी पर ले जाने के दौरान दोनों ने फरार होने की कोशिश की थी। असम पुलिस ने एनकाउंटर में इनको ढेर कर दिया था।
12 अप्रैल को गो तस्कर अकबर बंजारा और उनके भाई सलमान समेत 3 आरोपियों को मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 4 दिन बाद पहले ही असम पुलिस वी वारंट पर 3 आरोपियों को अपने साथ ले गई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान अकबर और उनके भाई ने फरार होने की कोशिश की थी। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आई है दिल्ली जहांगीरपुरी दंगे में गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन, 5 आरोपियों पर लगा NSA। दरअसल राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी हुई हिंसा मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन ले लिया है। गृह मंत्रालय ने हिंसा में शामिल 5 आरोपियों पर NSA लगाया है और इन 5 आरोपियों के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। माना जा रहा है कि हिंसा के मुख्य आरोपी सोनू शेख, अंसार और असलम पर NSA लगाया जा सकता है। आपको बता दें, एक तरफ गृह मंत्रालय ने पूरे मामले में एक्शन लिया है तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों के घर पकड़ में लगी हुई है। मंगलवार देर शाम दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने हिंसा के एक और आरोपी गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली को गिरफ्तार किया है। गुलाम रसूल पर आरोप है कि उसने सोनू शेखू को फायरिंग के लिए हथियार सप्लाई किए थे। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आई है और इन 5 आरोपियों पर NSA लग गया है और अब आने वाले समय में NSA के तहत जिस तरीके से कार्रवाई की गई है वो अब ऐसी हरकत दोबारा ना हो। ये गृह मंत्रालय ने पहले ही कह चुका है आरोपी पे ऐसा एक्शन हो कि दोबारा इस तरीके के दंगे ना करें। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर एक और निकल के आ रही है जहां पर आपको बता दें, जहांगीरपुरी हिंसा की बात करें तो क्राइम, अवैध हथियार, शराब और सट्टे का रैकेट, अंसार की क्राइम कुंडी खुली। जहांगीरपुरी के हर गैर कानूनी काम में है उसका काम। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें दिल्ली के जहांगीरपुरी शनिवार को ही हिंसा का कथित मास्टरमाइंड मोहम्मद अंसार का अपने इलाके में काफ़ी दबदबा है। पेशे से कबाड़ी यानी स्क्रैप डीलर का काम करने वाला अंसार सोना, शराब, महंगी कारों के साथ हथियारों के भी शौकीन बताया जाता है। इसकी झलक इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उसके फोटो से देखने को मिलती है। महज 4वीं क्लास तक पढ़ाई करने वाला अंसार अपराध से भी पुराना नाता रहा है और यही कारण है कि अब अंसार पर शिकंजा कस चुका है और उससे आम आदमी पार्टी के नेताओं से भी काफ़ी संबंध देखने को मिल रहे हैं और यही कारण है कि अब ये बड़ी खबर निकल के आई है, इनकी पोल भी खुलती हुई दिखाई दे रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट। रूस और चीन समेत मध्य एशिया में अपने पैर पसारना चाहता है इस्लामिक स्टेट थिंक टैंक का बड़ा खुलासा। दरअसल दोस्तों, कनाडा के एक थिंक टैंक ने अपने रिसर्च पेपर में कहा है कि सीरिया और इराक के इस्लामी आतंकी संगठन जैसे IS अब मध्य एशिया पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में लगे हैं। वो रणनीतिक स्थिति और कच्चे माल की आपूर्तिकर्ता की हैसियत में पहुँचने के लिए अब रूस और चीन पर अपना कब्जा चाहते हैं। मध्य एशिया में आतंकी खतरा एक समस्या, विभिन्न पहलू शीर्षक वाले रिसर्च पेपर का विशिष्ट लेखक ल्यूंडी ने तैयार किया है। कनाडा के थिंक टैंक इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स एंड सिक्योरिटी की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आतंकी संगठन IMF में अब जो भर्तियां हो रही हैं वो आतंकी ज़्यादातर रूस और चाइना से ही आ रहा है। हजारों की तादाद में मध्य एशियाई देशों के लोग IS में शामिल हो रहे हैं। रूस और चीन जैसे देशों के युवा बड़ी तादाद में सीरिया या इराक जाकर IS या अन्य आतंकी संगठनों में शामिल हो रहे हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, रामचरण ने VSF कैंपस में जवानों को खिलाया खास खाना, वाइस उपासना ने करवाया लंगर। दरअसल आपको बता दें वाइफ उपासना ने लंगर करवाया। RRR की सक्सेस के बाद एक्टर रामचरण अपनी अगली फिल्म की शूटिंग के लिए अमृतसर पहुंचे। यहाँ उन्होंने VSF कैंप पर सैनिकों के साथ बढ़िया वक्त बिताया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रामचरण ने उनके साथ स्पेशली खाना बनवाया था। कैंपस में सिपाहियों की कहानियाँ सुनी। रामचरण ने अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट की थी और वो रामचरण की वाइफ उपासना ने उनकी तरफ से गुरुद्वारे में लंगर का आयोजन करवाया था। बताया जा रहा है कि यह आयोजन RRR की सफलता के आभार स्वर्ण मंदिर में करवाया गया था। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आई है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि रामचरण RRR की सक्सेस के बाद क्या कर रहे हैं और तीनों खान अपनी फिल्म के सक्सेस के बाद क्या करते हैं, यह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक और अपडेट लेते हैं। अगर व्यवहार बदलता है तो हटा सकते हैं प्रतिबंध, रूस पर ढील को तैयार हुआ अमेरिका। दरअसल एक बड़ी खबर निकल के आई है जहां पर रूस को लेकर अमेरिका ने अपनी एक नई बात कही है।
अमेरिकी अधिकारी ने रूस के खिलाफ लगे प्रतिबंधों पर बयान दिया है। अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि रूस पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रतिबंधों को वापस लिया जा सकता है यदि मॉस्को अपना व्यवहार बदलता है। पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स द्वारा आयोजित एक आभासी चर्चा में अमेरिका के उप ट्रेजरी सचिव वैली एडोम ने ये बातें कही है। वैली एडोम ने कहा है कि हम हमेशा ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे द्वारा लगाए गए किसी भी प्रतिबंध को किसी बिंदु पर वापस लिया जा सके। अगर व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उन पर प्रतिबंध लगाने के बाद अंततः हम परिवर्तन लक्ष्य को जो है हटाएंगे, यानी हम पूरी तरीके से प्रतिबंध हटा भी सकते हैं। ये चीज़ें कही गई हैं। और एक और बड़ी खबर निकल के आई कि जो चीज़ें निकल के आ रही थी कि जो बाइडेन जो है यूक्रेन का दौरा करेंगे, फिलहाल ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यूक्रेन का दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन नहीं जाएंगे। जेलेंस्की ने न्योता जरूर भेजा था, लेकिन अब वो सब चीज़ें महज हवाई हो गई हैं। और अब बड़ी खबर निकल के आई है जहां पर यूक्रेन के दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन नहीं जाएंगे। जेलेंस्की ने न्योता भेजा था, लेकिन उस न्योते को जो बाइडेन ने इनकार कर दिया है। ये बड़ी खबर निकल के आई है और अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि हम प्रतिबंधों में ढील दे सकते हैं। तो रसिया को लेकर अमेरिका लगातार जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने रुख में बदलाव कर रहा है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। पल पल के अपडेट के लिए अपना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अमेरिका में धूमधाम से मनेगा